राम राम सभी दोस्तों को। आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी डिजिटल एजुकेशन पर। आज हम बात करने जाने वाले हैं एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर परीक्षा 2026 का विषय पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। विषय कोड है 907। आज अपन पूरे पेपर को हल सहित पढ़ेंगे व समझेंगे। आपको पीडीएफ भी इसी वीडियो में इंक्लूड मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अपन अपने पेपर का हल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिक्त स्थान और इनके उत्तर। पहला रिक्त स्थान है, खाली स्थान ने कहा था कि पाठ्य पुस्तक हमारे देश के शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। किसने कहा था? पी.ई. बेकन ने। किसने कहा था? पी.ई. बेकन ने। चलो दूसरा प्रश्न है अपना, रेडियो प्रसारण खाली स्थान प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तीसरा प्रश्न है, लेखन करना खाली स्थान गतिविधि है तो क्या है? मनोज्ञात्मक गतिविधि या उत्पादक गतिविधि, है ना। चौथा है, संपूर्ण पृथ्वी के भाग में जल है। कितने? 3/4, है ना। 3/4 या 71%। अगला प्रश्न है, छात्रों के विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक या मूल्यांकनात्मक, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। एक वाक्य उत्तर लिखिए। प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं? तो प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं? मानचित्र पर वास्तविक धरातलीय आकृतियों जैसे सड़क, पुल, वृक्ष, नदी, रेल मार्ग आदि को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में दर्शाने के लिए जिन निश्चित अक्षरों, रंगों, रेखाओं या चित्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें प्रतीक चिन्ह कहते हैं। दूसरा, सुकरात प्रविधि को और किस नाम से जानते हैं? तो सुकरात प्रविधि को मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर विधि या द्वंद्वात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्नों के 2 प्रकारों के नाम निम्नलिखित है। वनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। हाँ। अगला प्रश्न है, अधिगम के संकेत से क्या अभिप्राय है? अधिगम के संकेत वे मापने योग्य व्यवहारिक मानदंड या साक्ष्य हैं जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि छात्र ने शिक्षण के दौरान किसी निश्चित स्तर, कौशल या दक्षता को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, श्रव संसाधन किसे कहते हैं? वे शिक्षण सामग्री जिनके उपयोग करके छात्र केवल कानों से सुनकर ज्ञान, सूचना या निर्देश प्राप्त करते हैं उन्हें श्रव साधन कहते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि। चलो अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। एक गतिविधि केंद्र जहां उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री जैसे पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का वितरण होता है, ऐसे स्थल कहलाते हैं शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र या एकलव्य। चलो आगे पढ़ते हैं। मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं क्या? 2 समांतर सीधी रेखाएं। इसका सही उत्तर है 2 समांतर सीधी रेखाएं। अगला प्रश्न है, जिस पंजी में छात्रों की मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंक और परिणामों का उल्लेख होता है कहलाती है परीक्षा पंजी या अंक पंजी। अगला प्रश्न है, दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है दृश्य सामग्री की गुणवत्ता। चलो अगला प्रश्न है, एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण है क्या? मापन या स्केल, है ना। आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, प्रायोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो पहला है करके सीखने पर आधारित, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तीसरा है सामाजिक गुणों का विकास और चौथा है आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास। तो पहला दोस्तों ये है करके सीखने पर आधारित। यह विधि पूर्णतः व्यवहारिक है। छात्र स्वयं सक्रिय होकर योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं जिससे उनका ज्ञान स्थायी बनता है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। छात्र किसी वास्तविक समस्या को हल करने के लिए क्रमबद्ध तथ्य एकत्र करते हैं और विश्लेषण करते हैं जिससे उनमें तार्किक सोच विकसित होती है। तीसरा है सामाजिक गुणों का विकास। परियोजना कार्य प्रायः समूह में किए जाते हैं जिससे छात्रों में सहयोग, टीम वर्क, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता जैसे सामाजिक गुण जन्म लेते हैं। चौथा है आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास। जब छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य
को पूरा करते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता और कठिन परिस्थितियों से निपटने का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब पांचवा प्रश्न दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए छात्र से जुड़े किन तथ्यों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए? तो पहली है शैक्षणिक प्रगति और उत्कृष्ट कार्य के नमूने। दूसरा है सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी। तीसरा है व्यवहारगत व सामाजिक कौशल और चौथा है व्यक्तिगत व पारिवारिक पृष्ठभूमि। पहला है शैक्षणिक प्रगति और उत्कृष्ट कार्य के नमूने। तो छात्र द्वारा सत्र के दौरान किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य जैसे असाइनमेंट, गृह कार्य, कलाकृतियाँ, टेस्ट पेपर और लिखित गतिविधियाँ। दूसरा है सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नाटक या वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्र का प्रदर्शन। तीसरा है व्यवहारगत व सामाजिक कौशल, छात्र का कक्षा में अन्य सहपाठियों और शिक्षकों के साथ व्यवहार, उसका अनुशासन, संवेगात्मक स्थिरता और समूह में कार्य करने की क्षमता। चौथा है व्यक्तिगत व पारिवारिक पृष्ठभूमि, छात्र की बुनियादी जानकारी, उसकी विशिष्ट रुचियां, शौक, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि। चलो अगला है छठा प्रश्न, पोषित मूल्य क्या है? व्हाट इज चेरिश्ड वैल्यू? पोषित मूल्य से तात्पर्य उन मूलभूत मानवीय, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक आदर्शों व सिद्धांतों से है जिन्हें समाज, राष्ट्र और शिक्षा व्यवस्था अत्यंत पवित्र एवं अमूल्य मानती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन मूल्यों को बच्चों के अंतर्मन में स्थापित करना और उनका निरंतर संरक्षण व पोषण करना होता है। उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, न्याय, करुणा, देशभक्ति, बड़ों का सम्मान और सर्वधर्म समभाव पोषित मूल्यों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्हें हम अपनी भावी पीढ़ी के आचरण में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों सातवां प्रश्न है अपना, सूचना तकनीक की कोई दो विशेषता लिखिए। तो पहली है तीव्र गति और सटीकता। दूसरा है व्यापक पहुंच और बहुआयामी उपयोग। आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हो इन दोनों की और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला प्रश्न है आठवां, संचारात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में कोई दो अंतर बताइए। तो दो अंतर है उद्देश्य से और समय से। इन दोनों की परिभाषा है, आप अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई दो उपयोग बताइए। तो अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त व सरल बनाना। जो विषय वस्तु या ऐतिहासिक घटनाएं केवल शब्दों के माध्यम से अमूर्त या कठिन लगती है, चित्र उन्हें दृश्य रूप में प्रस्तुत कर बच्चों के लिए अत्यधिक बोधगम्य और सरल बना देता है। दूसरा, रुचि जागृत करना और स्मृति को दीर्घकालीन बनाना। रंगीन और अर्थपूर्ण चित्र बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं जिससे पाठ रोचक बन जाता है। मानव मस्तिष्क पाठ्य सामग्री की तुलना में दृश्यों को अधिक लंबे समय तक याद रखने में सक्षम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों 10वां प्रश्न है अपना, शिक्षण अधिगम अंतर्गत आप शिक्षक के रूप में सुविधादाता की भूमिका का निर्वाह कैसे करेंगे? उत्तर है इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के अनुसार आधुनिक शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सुविधादाता है। इस भूमिका का निर्वाह मैं निम्नानुसार करूंगा। पहला, भय मुक्त वातावरण का निर्माण और दूसरा है मार्गदर्शन और मचान। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना और वाला, 10वें का और अथवा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो पहला है निश्चित दिशा और उद्देश्य प्रदान करना। दूसरा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। तीसरा है मूल्यांकन का आधार। इन सभी को आप डिटेल्स में पढ़ लेना पूरी तरीके से अच्छे से। अगला प्रश्न है अपना, आकलन के उद्देश्य क्या है? तो आकलन का उद्देश्य पहला, छात्रों की प्रगति की निगरानी। दूसरा है शिक्षण विधियों में सुधार। तीसरा है निदानात्मक उद्देश्य, कमियों की पहचान। चौथा है प्रभावी प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, सभी परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है 11वें का अथवा आकलन के कोई 6 सिद्धांत बताइए। तो पहला, निरंतरता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, विश्वसनीयता का सिद्धांत,
छठा है निष्पक्षता का सिद्धांत। इन सब की परिभाषा डिटेल्स में पढ़ लेना आप दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। 12वां, बच्चों के विचारों पर समय एवं स्थान का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो बच्चों के विचार और अवधारणाएं उनके परिवेश और अनुभवों की उपज होती है जिन पर समय और स्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला है स्थान का प्रभाव और दूसरा है समय का प्रभाव। तो समय का प्रभाव पूरा समझाया, अच्छे से समझ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और नोट्स बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अथवा कथावाचक प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। पहला है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास, दूसरा है भाषाई कौशलों और शब्दकोश में वृद्धि, तीसरा है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण, चौथा है रुचि और एकाग्रता बढ़ाना। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13वां, पर्यावरण के जैविक घटक किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या सम्मिलित हैं। तो उनके घटक हैं पर्यावरण के उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो दोस्तों इन सबको पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां का अथवा और पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। तो अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जलवायु घटक है, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तापमान। मृदई घटक में मिट्टी या मृदा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ऊपर है स्थलाकृति घटक। चलो आगे बढ़ते हैं। 14, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। तो आपको पुस्तकालय का अर्थ लिखना है सबसे पहले, फिर उसके महत्व लिखने हैं। महत्व में स्वाध्याय, ज्ञान का व्यापक विस्तार, तीसरा है आर्थिक रूप से सुलभ और चौथा है शांत एवं एकाग्र वातावरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों 14 प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। अथवा सहकारी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। सहकारी अधिगम की विशेषता क्या क्या है, पहले सहकारी अधिगम की परिभाषा लिखिएगा। और इसका पहला प्रश्न पॉइंट है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, दूसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही, तीसरा है सामने सामने सकारात्मक अंतःक्रिया, चौथा है सामाजिक कौशलों का विकास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अन्वेषण विधि क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। तो अन्वेषण विधि का पहले अर्थ लिखना है। ये क्या है, ये A.T. आर्मस्ट्रांग है, इसके कौन, जन्मदाता। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ है मैं खोजता हूँ। तो ये किसका अर्थ है, आई फाउंड आउट। ये अन्वेषण का अर्थ है दोस्तों ना। चलो इसके मुख्य बिंदु है बाल केंद्रित दृष्टिकोण, दूसरा करके सीखना, शिक्षक की भूमिका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। और इनकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अथवा भूमिका निर्वाह विधि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ लिखना पहले और स्पष्टीकरण में सजीव और स्थायी अनुभव, दूसरा पूर्वानुभूति का विकास, संकोच की मुक्ति और आत्मविश्वास, और है आनंदमय अधिगम। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, आपकी दृष्टि से बालक कैसे सीखते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो स्वयं करके सीखते हैं, अनुभव के अंतःकरण द्वारा, जिज्ञासा और प्रश्न पूछकर, त्रुटि एवं प्रयास, और सामाजिक अनुकरण और खेल के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों के विचार एवं उनके अनुभव सीखने के साधन के रूप में आप कैसे उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, मुक्त अंत वाले प्रश्न, स्थानीय विविधता का सम्मान। 17 प्रश्न है। 17 वाला वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके सोपानों को समझाइए। तो वैज्ञानिक विधि का पहले अर्थ लिखेंगे, उसके मुख्य सोपान कौन से, समस्या की पहचान या अनुभूति, दूसरा है संबंधित तथ्यों व डेटा का संकलन, तीसरा है परिकल्पना का निर्माण, और चौथा है प्रयोग और परीक्षण, पांचवा है डेटा का विश्लेषण, छठा है निष्कर्ष एवं सम्मानीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलो अथवा वाले पे चलते हैं। बालकों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहला है वंशानुक्रमण, पर्यावरण व विश्लेषण, शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण, चौथा है पारिवारिक माहौल व आर्थिक स्थिति। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा है विद्यालय और शिक्षक की भूमिका, समाज, संस्कृति और भाषा। 18 प्रश्न है सतत व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका परिभाषा है, ये है सतत, ये है व्यापक, शैक्षणिक पक्ष, सह शैक्षणिक पक्ष, महत्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
और ये है उसका महत्व। अब अथवा वाला प्रश्न है, पाठ्य योजना का अर्थ बताते हुए उसके पदों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो पाठ्य योजना क्या होती है? उसका अर्थ, पाठ्य योजना के मुख्य पद, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति या बोध प्रश्न, गृह कार्य, असाइनमेंट आदि। अगला प्रश्न है, यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं तो बालकों द्वारा समाचार पत्र का विश्लेषण कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। यह है परिभाषा, पर्यावरणीय खबरों का चयन व संकलन, समूहों में वर्गीकरण और सहयोगात्मक चर्चा, विश्लेषणात्मक प्रश्नोत्तर, दीवार पत्रिका। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन अथवा वाला प्रश्न, आप विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रयोगशाला का प्रबंधन और नियोजन कैसे करेंगे, समझाइए। तो भौतिक नियोजन और लेआउट, दूसरे सामग्रियों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण व भंडारण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा है कड़े सुरक्षा प्रबंधन, समय सारणी और छोटे बेचों का नियोजन। 20वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य के उद्देश्य एवं महत्व का प्रकाश डालिए। प्राथमिक शिक्षा के एकलव्य के मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, स्थानीय परिवेश और अनुभव को स्थान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक सोच, बीजारोपण, कम लागत वाले संसाधनों का विकास। प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य का महत्व, आनंददायी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शिक्षकों का व्यावसायिक सशक्तिकरण, बाल पुस्तकालय आंदोलन, अथवा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर प्रकाश डालिए। तो इसका परिचय, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्ति सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का संवर्धन, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, लोकतांत्रिक व राष्ट्रीय चिंताओं के प्रति सहज पहचान का विकास करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। तो दोस्तों आपकी स्लाइड हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों आज हमने बात करी MPDLED सेकेंड ईयर परीक्षा, विषय पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण, 907 कोड, पेपर कोड है 907। आज अब हमने इसमें पूरी डिटेल से बात कर ली है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। राम राम सभी को।